तो सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज का चैप्टर का परिचय पढ़े। थेल्स का परमीय, थेल्स का विलोम, समरूपता का होता है, सर्वम सम, सर्वम समता का होता है, सब बातों को जाने। अब हम पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं 6.2 में। 6.2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद इधर आना चाहते हैं। चाहे इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद बताते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है आकृति 1 और 2 में, एक हाई है या 2 हाई है, दिखिए रहा होगा आपने। डी समानांतर बीसी है, दोनों में डी समानांतर बीसी है। तो इसी एक में इसी का मान ज्ञात करना है, एक में किसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है इसी का मान है, इसका मान निकालना है। और 2 नंबर में एडी का मान निकालना है, 2 नंबर में एडी का मान, इसको निकालना है। तो पहले हम 1 नंबर का बात कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तब फिर 2 नंबर पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से जरा देखिए, यहां 1 नंबर के लिए बात करेंगे हम। 1 नंबर में बोला है पहला बात कि त्रिभुज कौन, किसमें, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। तो एबीसी में आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले जरा बताइए। यहां पे इस चित्र को देखिएगा, एबीसी में एडी का मान दिया है आपको कितना, 1.5 सेंटीमीटर, सही है। डीबी का मान जो दिया है वो आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, सही है। एई का मान आपको दिया है कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है जरा इसी बताना दीजिए, इसी को बता दीजिए। और इसे पहले एक और बात हम लिखना पसंद करेंगे यहां पे, जैसे लिखे हैं 1 नंबर में, 1 नंबर त्रिभुज कितना बाबू, ए बी सी में, और जो डी समानांतर है कितना के, डी समानांतर है कितना के, बीसी के। तथा ये बातें दी हुई है, तो आपको इसी का मान निकालना है, ठीक ना। तो थेल्स का परमीय क्या कहता है, यदि एक रेखा नहीं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींचा तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो जरा देखिए, इस त्रिभुज में जो डी है वो समानांतर है कितना के, बीसी के। तो यहाँ थेल्स का परमीय काम करेगा। जब समानांतर है बीसी के तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना खूब आराम से हम लिख सकते हैं। जरा बताइए तो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय कब लगता है, जब समानांतर होगा तो एक ही अनुपात में काटेगा, एक ही अनुपात में काटेगा तो वो क्या होगा, समानांतर होगा तो थेल्स का विलोम हो गया। बताइए, थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से लिखिए एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, और बराबर में एई बटा में कितना बाबू, इसी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, नहीं ना है। अब मान को रख देना है बच्चा। एडी का मान जरा मुझे कोई बताएगा, 1.5, और डीबी का मान कोई बताएगा, 3 होगा। और बराबर में एई का मान कोई बताएगा, 1। आईसी का मान कोई बताएगा, इसी का मान निकालना। ए बाबू, 1.5 दूना आजकल 3 न होता है, 1.5 दूना 1.5 दूना 3, सही है। अब इधर का बचा 1, 1 में इसी से इसी, अब बराबर में 2 में 1 से 2 सेंटीमीटर, आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर, खत्म। समझ में आया। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। चित्र दे देगा, कहेगा चित्र इतना में, चाहे आकृति इतना में, फलानवा समानांतर है चिलानवा के, तो एक मान बताइए, कोनो के एक मान गेप कर देगा। अब एक और जानकारी वाला बात हम दे रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन के से पहले आपको एक और जानकारी का बात बताते हैं। क्वेश्चन सही है ना सब। अब दूसरा सवाल देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल बोला है, पहले बात हम लिखिए, पहले त्रिभुज ए बी सी, इस बार भी त्रिभुज कितना है बाबू, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी डी जो है वह समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के। डी समानांतर है कितना के, बीसी, ठीक ना। इसलिए थेल्स के परमीय से, उसे पहले थोड़ा सा उसको लिख लीजिए कौन कौन। एडी का मान आपको क्या करना है बाबू, निकालना है। उसके बाद डीबी का मान जो आपको दिया है कितना दिया है, 7 दशमलव कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद से एई का मान कितना दिया है बच्चा,
1.8 सेंटीमीटर, और इसी का मान दिया है कितना, 5 दशमलव कितना 4 सेंटीमीटर। यहां लिखिए चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी जोन है वो समानांतर है बीसी के, इसलिए थेलस के परमीय से, वे थेलस थेल्स थेल्स के परमीय से, थेल्स से क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर में ए बटा इसी, ए बटा इसी। बोल बच्चा एडी का मान बताओ, निकालना है तो एडी का मान छोड़ दो, और डीबी का मान बताओ 7.2 बराबर, ए का मान बताओ 1.8, और इसी का मान बताओ 5.4, 18×53। दशमलव इसमें भी एक अंक के बाद है, दशमलव ऊपर में भी एक अंक के बाद है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, और 18 आजकल 54 न होता है, आज 24 होता है, फिर 7.2 ऊपर जाएगा। देखो येगा तनी आसानी से कर देते हैं, 7.2 बट नीचे कौन बचा है 3, आज 24 आजकल 72 न होता है, और एक अंक के बाद दशमलव तो हमारी एक अंक के बाद बैठा देंगे, तो एडी का जो मान आएगा ना वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। कभी भी किसी त्रिभुज में एक रेखा खींच के अगर बोला किसी के समानांतर, समानांतर बोलेगा तो एक ही अनुपात में बांटेगा, बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ इसमें भी कभी कभी चकमा देने के लिए कुछ सवाल आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, और उस चकमा को दूर करने के लिए क्वेश्चन के बाद आपको बता रहे हैं, छापिए पर। देखिए ये दूसरा सवाल है ना, इससे पहले आपको हम कुछ बात बताते हैं, ठीक ना। देखिए एक त्रिभुज है बाबू, ध्यान से सुनो, खूब ध्यान लगा के सुनो। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, इसमें एक भुजा बीसी के समानांतर एक रेखाखंड हम खींच रहे हैं डीई। ध्यान से सुनिए, किसको खींच रहे हैं बाबू, डीई, ये समानांतर है बीसी के, ठीक है। तो हम यहां एक बात लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो समानांतर है कितना के, बीसी। तो जब डी समानांतर होगा बीसी के तो थेल्स चाचा का परमीय लग जाएगा। तो थेल्स का परमीय क्या कहता है, थेल्स के परमीय से, थेल्स का परमीय कहेगा कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाएगी, अर्थात एडी बटा कितना बाबू, डीबी, और बराबर में एई बटा में कितना, ईसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी माने बात परमीय में कह दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में कट जाए। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, सिर्फ इसको लिखने का यही तरीका है कि इसके अलावा भी और कुछ है, वही उसी के बारे में बता रहे हैं जो और कुछ भी है। जैसे कि आप लिख रहे हो एडी बटा में डीबी, तो इधर भी उसी रूप में लिख रहे हो एई बटा में कौची, इसी। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एडी बटा में ए बी, एडी बटा में ए बी। आप चाहो तो लिख सकते हो, जिस तरीका से इस साइड लिख रहे हो उसी तरीका से उस साइड लिखना पड़ेगा, ए बटा में कितना बाबू, ए सी। ऐसे भी इस चीज को आप लिख सकते हो। अब आप कहोगे नहीं सर, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, कोई प्रूफ बताइए तभी ना लिखेंगे, हैगा ना। आप इसको सिद्ध किए तो हम लोग मान रहे हैं जहां ऐसा होता है, इसको भी दिखाइए तब ना मानेंगे हम जी ऐसे, मतलब आप कह दीजिएगा कहीं ना गलती कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ऐसी भी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। यस सर, अरे कमीनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं है, एडी बटा डीवी यही बटा इसी। इसको तो ऐसा तो सोच सकते हो ना, इसको तो ऐसे सोच सकते हो ना, डीवी बटा एडी और बराबर में इसी बटा में ए। बोल बच्चा, मने कनवा पकड़ के अगर उल्टा कर दें
हाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इधर वाला भी वही, इधर साइड भी वही काम करना पड़ेगा, इधर वाला भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे। और फिर इस चीज को भी तुम लिख सकते हो डीबी बट्टा में, डीबी बट्टा में, डीबी बट्टा में ए बी, डीबी बट्टा में ए बी, और बराबर आप लिख सकते हो कितना बट्टा ए ए, इसी बट्टा में, इसी बट्टा में कौची एसी, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब उसको तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इतना से इतना कैसे लिख सकते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों तरफ एक जोड़िए, आपको कहाँ है तो कहा दोनों तरफ किसी भी इक्वेशन में समान संख्या दोनों तरफ नहीं जोड़ सकते, नहीं नहीं घटा सकते, नहीं गुणा कर सकते हैं, एकदम कर सकते, आदम के जमाने से आजादी मिली हुई है। दोनों तरफ का करने पर एक जोड़ने पर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी बटा डीबी प्लस एक बराबर ए बटा में ईसी प्लस में एक। बोल बच्चा, जब चाहता फिर एक से कटा सकते हो, फिर इतना से इतना आ जाएगा, खत्म। बोलिए, अब आपको भिन्न जोड़ करना है। अगर 5/3 प्लस 1 रहे तो 3 कम 3 3 5 8/3 होता है कि नहीं होता है। तो इतना में इतना से गुणा करेंगे तो ए डी प्लस डी बी बटा में डी बी। बोलो बबुआ, समझ में आया। फिर यहां पे करोगे कितना, ए ई प्लस में ई सी, इधर गुणा होगा, अब बट्टे में क्या आएगा ई सी। जरा ध्यान से देखो आंखें फाड़ फाड़ के, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर में ए बी, बराबर में कितना ए बी, अब बट्टे में डी बी, ए डी बट्टे में कितना डी बी। बुझा रहा है, बराबर ए प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर में ए सी। तो क्या लिख सकते हो का ए सी बटे में ई सी। बोलो, तो ए बी बटा डी बी, ए सी बटा ई सी। इसको उल्टा करो, उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, डी बी बटा में कितना होगा ए बी, और बराबर में क्या हो जाएगा ई सी बटा में कितना हो जाएगा ई सी बटा में ए सी। देखो ये बात अभी बोले थे कि नहीं बोले थे, इधर बोलो, डीबी बटा ए बी, इसी बटा ए सी हो गया। अब को सर इसको दिखाइए, इसको इसको भी दिखाते हैं, एकदम नहीं घबराना। फिलहाल यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, माने आप इसको किसी भी जिस तरीका से इधर लिखोगे, जिधर माने जो तरीका अनुपात लेने का इधर करोगे, वही तरीका आपको उस साइड लेना है, काम खत्म। आप इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, खूब आराम से लिख सकते हैं। 4 गो तरीका है लिखने, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको आप लिख सकते। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दिया था, इसका अलग अलग तोड़ कर दिया था, अगर पूरा मान दिया होता, इतना का मान दिया होता, अब पूरा मान दिया होता, फिर इतना का मान दिया होता, पूरा का मान पूछ लिया होता, तो इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते। बोलिए, सही बोल रहे हैं ना। तो ये भी आजादी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब पुनः थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर देते हैं हल्का सा। देखिए, जो आप एडी बटा डीबी लेके बैठे हो, एडी बटा कितना बाबू डीबी, और यहां लेके बैठे हो ए बटा में कितना ईसी, इसको उल्टा करो तो यहां होगा डीबी, अब बटा में क्या होगा एडी। बोलो, और बराबर में कितना ईसी, अब बटा में कितना होगा ए। फिर इस बार दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ का करने पर एक जोड़ने पर, एक जोड़ोगे तो फिर रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो डीबी बटा में एडी और प्लस में 1 बराबर में ईसी बटा में ए और प्लस में कौची 1। यहां होगा डीबी प्लस में एडी, आ बटा में कितना हो जाएगा जी एडी। बोलो बच्चा, और ईसी प्लस में ए, आ बटा में क्या होगा ए। और फिर डीबी एडी, डीबी एडी बराबर में कितना होगा ए बी, आ बटा में कितना हो जाएगा एडी, और बराबर ईसी ए, ईसी और ए बराबर में कितना एसी, एसी बटा में कितना हो जाएगा ए। फिर इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, इसको आप यहां लिख दीजिए कितना एडी, आ बटा में कितना बाबू ए बी, और यहां लिख दीजिए ए और बटा में कितना एसी। बताइए, इस बात से आप सेटिस्फाइड है? अब समझ में आ गया? अब कुछ भी लिखने के लिए रेडी हैं आप लोग? माने अब कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं, तरीका से
सिस्टम से जो रेशियो इधर लेंगे वही रेशियो आप इधर लेंगे। रेशियो लेने का तरीका इतना बटा टोटल, फिर इतना बटा टोटल, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। ये सारी आजादी आपको मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन में इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग हम करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 2 में। आप इसको नोट करना पसंद करेंगे? एकदम नोट करने वाला चीज है, आप नोट करिए सर। अब सुनो, थेल्स के प्रमेय के अनुसार कितने कंडीशन बन सकते हैं? 4। क्लियर हो गया? चारों में से अगर कोई कंडीशन रहेगा ना तो विलोम काम कर जाएगा। माने एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को इस प्रकार काटे कि एडी बटा डीबी हो, ए बटा ईसी हो, तो यह भुजा तीसरी भुजा का होगा, समानांतर होगा। अब सिर्फ इसी पे समानांतर नहीं होगा, इतना होगा तो समानांतर नहीं, इतना भी हो जाएगा तब वो समानांतर हो जाएगा, इतना होगा तब वो समानांतर हो जाएगा। क्लियर रहेगा? रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या बोलती है क्वेश्चन? बोलती है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। आइए काम करते चले हम लोग। एक त्रिभुज कब रहेगा बाबू? पी क्यू आर। ध्यान से, ये रहा आपका पी, एक क्यू और एक क्या है? आर। तो पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर है बाबू, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है। तो इस पर आप मान लीजिए क्या है भैया? ई है। इस पर क्या है बाबू? एफ है। पक्का एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बतलाइए, बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। भाई जो ई एफ को मिला दोगे, क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है? ये तब समानांतर कहेंगे जब यह दो बिंदुएं इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तभी ना कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। तो उसको थेल्स के विलोम पर सवाल बनेगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करिए। अगर वह एक ही अनुपात में आ गया तो कह दीजिएगा थेल्स के विलोम से ई एफ समानांतर क्यू आर, काम खत्म। समझ में आया क्या? तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक ना, ठीक ना, पी क्यू आर में भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु क्रमशः क्या है बाबू? ई तथा एफ है, ई तथा एफ है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या है? बता दो। रेखाखंड क्या है बाबू? ई एफ है। सही है, ये बात क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। P बराबर आपको दिया है कितना? 3.9 सेंटीमीटर। P का मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान दिया है, EQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। EQ का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद PF का मान दिया है, इस पर चारों मान दे दिया होगा। PF का मान कितना? 3.6 सेंटीमीटर। और FR का मान कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। खत्म। अब आप अनुपात करिए, अनुपात करिए। आप क्या करेंगे? जब जैसा मान दिया है उसी सिचुएशन में आप अनुपात करना। इसका मान अलग दिया है, इस सब का मान अलग दिया है। जैसे यहां दिया है 3 कितना 6 और यहां दिया है 2 कितना 4, तो सब इंडिविजुअल चारों का मान दिया हुआ है। तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? आप लिखेंगे पीई बटा में, इसलिए पीई बटा में कितना बाबू? EQ, जांच करने के लिए कि बराबर है कि नहीं, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। पी बटा में कितना? FR। बोलो, समझ में आ रहा है? अब P का मान है 3.9 और EQ का मान है 3। बोलो बच्चा, PF का मान है 3 कितना 6 और यहां बताओ 2 कितना 4। है 3 से कटेगा, 3 कम 3 और 3 3 9, 1.3 दशमलव खत्म हो जाएगा। 12 3 36, 12 दूना 24। तो यहाँ होगा 1 कितना बाबू? 3। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.5, क्योंकि 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5। आप बताओ ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो कहेंगे थेल्स के विलोम से।
EF समानांतर नहीं है Q। क्यों? थेल्स का विलोम दो बात में बताता है जी। जो अगर एक ही अनुपात में काटेगा तो समानांतर होगा, नहीं काटेगा तो समानांतर नहीं होगा। तो नहीं, एक ही अनुपात में नहीं काट रहा है, एक ही अनुपात नहीं है, इसलिए समानांतर नहीं है। हाँ भी बताता है, ना भी बताता है। यदि एक रेखा किस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, एक ही अनुपात में काटे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, थेल्स का विलोम कहता है। ये भी बता, और नहीं काटेगा तो नहीं होती है, ये भी तो बता रहा है ना। तो यहां कहेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम दो बातें बता रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। थेल्स के विलोम से कहेंगे EF समानांतर, EF समानांतर नहीं है QR के। हिंदियों में लिख सकते हैं आप, EF समानांतर नहीं है QR के। अच्छा, इसको समानांतर को काट दिए हैं तो मतलब समानांतर ना। बुझाया कि नहीं बुझाया? आया समझ में? छापिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज PQR के लिए ही है, ऐसा नहीं सोचना है। जो ऊपर दे दिया है ना, ऊपर हेडिंग, त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR पर क्रमशः E तथा F स्थित है, तो बताना है कौन सी स्थिति में EF समानांतर है QR के। आ रहा है समझ में? तो ये बात सबके लिए लागू हो रहा है, तो इस सवाल के लिए भी लागू होगा। इसमें भी आपको त्रिभुज PQR बनाना चाहिए, ठीक ना। और PR और PQ पर दो बिंदु लेना चाहिए, PQR, और PQ पर कितना एक बिंदु का रहेगा बाबू E, इस पर कितना रहेगा F, और इसको मिलाना चाहिए। आपको लिखना चाहिए यहाँ पे सॉल्व में क्या लिखे थे, चूंकि त्रिभुज PQR में भुजाओं कितना कितना बाबू बताओ, भुजाओं PQ तथा कितना पर PR पर दो बिंदु क्रमशः E तथा का है बाबू, E तथा F है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बाबू, EF है, EF है, ठीक ना। तथा और क्या क्या बातें दी हुई है जरा बच्चे बताइए। P का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, QE का मान कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, सही है QE। और उसके बाद से PF का मान कितना दिया है जरा मुझे बता दीजिए 8 सेंटीमीटर, और RF का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। सारे मानों को पुट करिए ताकि दिखे जी कौन सी स्थिति को लगाना चाहिए। P का मान है 4, तो यहां हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। QE का मान है 4.5 सेंटीमीटर, बोलो ये ना QE। PF का मान कितना दिया है, PF का मान 8 सेंटीमीटर, और RF का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ये भी वही सही दिया है ना। अब तुलना करिए, इसलिए लिखिए यहाँ पे, इसलिए P बटा में कितना EQ, और बराबर में कितना PF बटा में कितना FR। इसका मान दिया है 4, इसका मान दिया है 4 दशमलव कितना 5, इसका मान दिया है 8, इसका मान दिया है 9 है ना जी। दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 40, अब बटा में कितना होगा 45, यहाँ होगा 8 बटा में कितना 9 है, 5 बटे 40, 5 9 45, यानी कि बाबू मेरे 8 बटा 9 बराबर में 8 बटा 9। क्या बात है, बराबर है ना। इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से खटाक दे लिखेंगे, थेल्स के विलोम से क्या लिखेंगे EF समानांतर QR, काम खत्म। यही बताना था, समानांतर है या नहीं है। एक ही अनुपात में काटा तो समानांतर है, नहीं काटा तो समानांतर नहीं है। ये दोनों बात कौन बताता है, थेल्स का विलोम। इसके बाद वाला सवाल है, रुकिए जरा, PQ PR PE और कितना PF समझ में आ रहा है। अब जरा हम आपको बताएं, इसको भी थोड़ा रफली हम आपको समझा देते हैं, ये आप बनाएंगे। कितना है बाबू PQ और कितना R, यहां का रहेगा EF। जैसे दो सवालों में आप लिखे हैं वैसे इसमें भी लिखिएगा भाषा। बोलिए, अब देखिए PQ का मान 1.28, PQ का मान 1.28। बोलो, इसी का इंतजार कर रहे थे।
पी आर का मान 2.56, पी आर का मान 2 कितना है, 2.56। बोलो बाबू। उसके बाद दिया है पी का मान 0.8, 0.18 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आ रहा है बात। और पीएफ का मान कितना दिया है, पीएफ का मान कितना दिया है, 0.36 सेंटीमीटर। आप भाषा लिखोगे ना, त्रिभुज कितना में, पीक्यूआर में ना, भुजाओं पीक्यू तथा पीआर पर दो बिंदु क्रमशः दो बिंदु ई तथा एफ स्थित है तथा इसे मिलाने वाला रेखा कोण कितना है, ईएफ है। अब उसके बाद आप कौन सा रेशियो लेंगे, इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, सभी का मान लिखकर आप लिखिएगा यहाँ पे सीधे, क्या लिखिएगा, पीई आप बट्टा में कितना, पी क्यू, अब बराबर में कितना, पी एफ, और बट्टा में कितना, पी आर। आ रहा है समझ में। तो चार गो कंडीशन का फायदा यही है कि जहां जैसा सिचुएशन होगा वैसा आप लगाइएगा, और बराबर हो जाएगा तो एक ही समानांतर होगा, बराबर नहीं होगा तो समानांतर नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। पी का मान कितना बाबू, पी का मान 0.18, और पी क्यू का मान कितना है 1.28। बोलो। और पी एफ का मान कितना दिया है 0.36, और यहाँ दिया है 2.56। बताओ, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दशमलव खत्म, दशमलव दशमलव खत्म, ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, यहाँ बचा ऊपर 18 बटा में 128, और यहाँ बचा 36 बटा में 256। काटाकुटी करने आता है, करिए। 2 से कितना होगा, 2 से 9, 2 से 2 छक 12, और 2 चौका 8, 9 कटेगा नहीं, 2 से 18, 2 से कितना होगा 128, फिर 2 से 9, और 2 से कितना हो जाएगा 64। बाजी वाह, क्या बात है। 9 बटा में 64 बराबर में 9 बटा में 64, कहेंगे थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के का बाबू, विलोम से, थेल्स के विलोम से ईएफ जो होगा समानांतर होगा क्यूआर के, खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। बुझाया। एक बार जाके घर जरूर देखिएगा, ताकि आप कुछ कॉन्सेप्ट, जो ई वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए, कौन वाला जो आपको अनुपात वाला बताएं, अच्छे से क्लियर करके स्पष्ट कर लेना। आज धन्यवाद। चलिए देखो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग 6.2 पढ़ना शुरू किए थे, और उसमें 2 सवाल बना लिए थे। तीसरा सवाल आपके सामने है। अब जो सवाल आ रहा है सिद्ध करने वाला आ रहा है। थेल्स के प्रमेय का प्रयोग किसी में होगा, किसी में थेल्स के विलोम का प्रयोग होगा, और आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। बोला है आकृति 6.18, किताब खोल के सामने रखिएगा आप भी, फिलहाल फिगर भी यहां सामने है। देखिए आकृति 6.18 यही है जो सामने दिख रहा है। यदि एलएम समानांतर सीबी, जरा हम देखना पसंद करेंगे, एलएम चचा किधर हैं, यहाँ दे हैं, एलएम समानांतर सीबी है, ठीक है बाबू, और एलएन समानांतर सीडी है, एलएन समानांतर में कितना है, सीडी है। तो सिद्ध करिए कि एम बटा ए बी, एम बटा में ए बी इतना, और बराबर होगा एन बटा में एडी के, एन बटा में एडी के। आ रहा है समझ में। एकदम आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, आसान में आसान सवाल है। इधर देखिए सर, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आकृति तो आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर सवाल आता है तो आंसर शीट में भी आकृति आपका बना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां लिखेंगे, चूंकि दिया है, दिया में क्या दिया है, एलएम समानांतर सीबी, ठीक ना। पहले लिखिए क्या दिया और क्या करना है। एलएम समानांतर सीबी और एलएम समानांतर सीबी और एलएन समानांतर, एलएन समानांतर सीडी, तो सिद्ध करना है। पहले इतना बात तो लिखना बनता है ना बाबू, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा पार्टी, सिद्ध करना है कि ए एम बटा में कितना, ए बी, और बराबर में ए एन, और बटा में कितना, ए डी। एकदम आराम से देखिए, ध्यान से, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, एलएम समानांतर जो सीबी दिया है, जरा ध्यान गौर फरमाइएगा, एलएम समानांतर जो सीबी दिया है वह कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का हिस्सा है बाबू, बोलो। तो आप आ जाइए, अब आप चिन्हित कर लिए हैं जो कौन चीज किस त्रिभुज का हिस्सा है। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि प्रमाण में लीजिए त्रिभुज ए बी सी,
ए बी सी में। बोलो बाबू कोई दिक्कत है? तो एलएम एबीसी में जो एलएम है वो समानांतर है कितना के बाबू? बीसी के। तो लिखिए इतना में एल एम समानांतर कितना बाबू? बीसी। अगर नहीं समझे तो एक बार और, कमॉन। एबीसी का हिस्सा बना है, पहले एलएम समानांतर बीसी दिया था तो हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं इस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है और दोनों समानांतर है। तो यहां हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि एलएम त्रिभुज एबीसी में एलएम समानांतर बीसी, चाहे सीबी, चलो सीबी दिया है तो सीबी ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा याद करिए थेल्स के प्रमेय, ठीक ना? बोल रहा है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इस त्रिभुज में हाई इसके समानांतर है कि नहीं? एक भुजा का समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो यहां बताइए समानांतर है ना, भुजाएं समानुपाती होगी, लिखेंगे इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। क्यों? थेल्स का प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो लिख दीजिए थेल्स के प्रमेय से। आपको अब लिखने में भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि लिखने का तरीका पिछले क्लास में हमने बताया था। जो अगर समानांतर होगा तो देखिए हम लिखने के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं एम बटा में एम बी, लिख सकते हैं ना, और एल एन बटा में कितना? एल सी। लेकिन इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, ए एम बटा में कितना? ए बी, और एल एन बटा में कितना? ए सी। अब बच्चा समझदार है, जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से लिखेगा। तो थेल्स के प्रमेय से आपको क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए एल एम ए एम बटा में कितना बाबू? ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी, अब बराबर में एल ए एल बटा में कितना? ए सी। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। है दिक्कत? नहीं है? नहीं है तो अब आइए पुनः एक और त्रिभुज को याद करिए। वह त्रिभुज कौन रहेगा? एडीसी। एडीसी में जो दूसरा कंडीशन दिया है एल एन समानांतर सीडी, एल एन समानांतर सीडी, वही इस त्रिभुज का हिस्सा है कि नहीं है? इस त्रिभुज का हिस्सा है, दोनों समानांतर है ना? तो त्रिभुज के इस भुजा के त्रिभुज में एल डी सी में तीन भुजा आई है, इसमें इस भुजा के समानांतर ये भुजा खींचा गया है, जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है? काटेगा। जो समानांतर है तो क्या करेगा? काटेगा। थेल्स का प्रमेय ही ना कहता है जी, बोलो। तो यहां लिख देंगे पुनः त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, तो एडीसी में एल एन समानांतर है कितना के? सीडी के। इसलिए थेल्स के प्रमेय से बोलिए। तो लिखते वक्त आप क्या लिखोगे जरा मुझे बताओ, इधर लिख रहे हैं, क्या लिखोगे? ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में कितना बाबू? ए डी, अब बराबर में ए एल बटा में ए सी, ए एल बटा में ए सी। समीकरण नंबर कितना? 2। कोई दिक्कत है किसी को? अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है? दोनों समीकरण का आरएचएस बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ना? ए एल बटा ए सी, यहां भी ए एल बटा ए सी। यदि दो समीकरण का आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस बराबर होता है, एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस बराबर होता है। तो खूब शौक से, खूब श्रद्धा से लिख दीजिए अब ए एम बटा में कितना बाबू? ए बी, और बराबर में ए एन, और बटा में कितना? ए डी। यही ना सिद्ध करना है। हो गया खेल खत्म। आया समझ में? इतना आसान है ही, नोट करिए। चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। कह रहा है आकृति 6.19 में दिख रहा है, 6.19 दिख रहा है ना? डी समानांतर एसी है। ये कहां है डी? थोड़ा सा देखिए, यहां पे आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। डी समानांतर है एसी के। बोलिए, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का
ये दोनों हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो इस त्रिभुज में बात करेंगे कि इतना समानांतर इतना है, तो यहां थेल्स का परमीय लग जाएगा, लग जाएगा। वहां से जो बातें निकलेगी वो निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डी समानांतर एई, तो डी समानांतर है एई के। आप देख पा रहे होंगे दो समानांतर लाइन है, वह कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है। बताओ तो इस त्रिभुज में आएंगे, कहेंगे ये फलानवा है चिलानवा के समानांतर है, और बड़का त्रिभुज में ये फलानवा ये चिलानवा के समानांतर है ना। अब दोनों से थेल्स का परमीय प्रयोग करके और दो समीकरण निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से टक दे इतना आ जाएगा, जैसा अभी किए हैं। करें शुरू, 1 2 स्टार्ट। इधर देखिए, चूंकि ये चित्र में क्या दिया है, चित्र में दिया है। अच्छा लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि डी समानांतर है कितना के बाबू, AC। और एक और बात बोला है, डी समानांतर है कितना के बाबू, AE के। गलती लिखा गया है का जी, DF होना चाहिए यहां पे ना। पहला बात दिया है डी समानांतर AC, DE समानांतर AC, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे F नहीं होना चाहिए, E नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए बाबू, F। सही हो गया क्या? सही हो गया ना जी, एकदम हो गया। DF समानांतर कितना, AE। तो यहां हमें लिखना चाहिए, यहां क्या लिखना चाहिए दूसरा कंडीशन में, और DF समानांतर कितना बाबू, AE। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि BF बटा में BE, BF बटा में कितना, FE, सॉरी, BF बटा में FE, और बराबर में कितना, BE बटा में कितना, EC, BE बटा में EC, BE बटा में EC। ठीक ना, जो सिद्ध करना जरा उसको थोड़ा देख लीजिए, हाईलाइट कर रहे हैं। BF यहां हो गया, और बटा में FE मतलब इतना, और फिर बोला है BE और बटा में कितना बाबू, EC, सॉरी, यहां से यहां तक ना, BE बटा में कितना, EC। इतना सिद्ध करना है, एकदम आसान है। ठीक ना, आप आइए पहले त्रिभुज में, यहां लिखिए। हम देख रहे हैं कि डी समानांतर जो AC दिया हुआ है, यहां पे डी समानांतर AC दिया है, यह पूरा बड़े त्रिभुज का मामला है। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे, यहां पे त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या दिया है जरा मुझे बताओ। डी जो है वो समानांतर है कितना के बाबू, AC के। तो जब समानांतर होगा तो थेल्स का परमीय की थेल्स का विलोम, थेल्स का परमीय, तो थेल्स के परमीय से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, थेल्स के परमीय से चल रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे है। तो इस त्रिभुज में BE, कहां से कहां तक बाबू, BE। देखो इस त्रिभुज में आ रहे हो तो पहले लिखो यहां पे BD अब बट्टा में कितना, BA, तब लिखो BE अब बट्टा में कौची, EC। नहीं, गलत हो रहा है ना, ऐसे नहीं, BD अब बट्टा में कितना, DA, ऐसे लिख दीजिए। और फिर यहां लिखिए BE अब बट्टा में कौची, EC। कोई दिक्कत है किसी को? तो इसी बात को हम यहां पे लिख रहे हैं थेल्स के परमीय से, BD और बट्टा में BD बट्टा में कितना, DA, और बराबर में यहां लिखेंगे BE अब बट्टा में कितना, EC, BE अब बट्टा में कितना, EC। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो बताइए है? और दूसरा जो समानांतर दिया है वह त्रिभुज ABE में दिया है। तो यहां कहेंगे पुनः त्रिभुज ABE। तो यहां लिखेंगे ABE में। बताना इसमें क्या क्या समानांतर है, DF समानांतर कितना, AE। तो यहां लिखेंगे DF समानांतर कितना बाबू, AE। इसलिए थेल्स के परमीय से, तो थेल्स का परमीय फिर क्या कहेगा बताओ तो बाबू। इसमें क्या लिखोगे जरा देखो ध्यान से,
आप इस त्रिभुज में पहली बात की इस त्रिभुज में बात कर रहे हो, ई लाइन इसके समानांतर है दिया हुआ है, तो आप लिखिए बी डी बटा में कितना डी ए, और यहाँ बी एफ और बटा में कितना एफ ई। बोलिए कोई दिक्कत है? तो थेल्स के प्रमेय से आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बाबू? लिखना चाहिए बी डी बटा में कितना डी ए, बी डी बटा में डी ए। किसी को कोई दिक्कत है? बी डी बटा में डी ए और बराबर बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार और अगर दिक्कत लगे तो हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज इसमें ए बी ई में, ए बी ई में, तो यह जो लाइन है इसके समानांतर है, तो थेल्स के प्रमेय से इतना बटा इतना और बराबर में इतना बटा में कितना इतना। खेल खत्म। बोलिए अब समीकरण इसको क्या मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए? 2। और समीकरण 1 और 2 से जरा देखा जाए। समीकरण 1 तथा 2 से देखा जाए कुछ दिखा क्या? इसमें अगुआ कौन है? हाँ ये आपका अगुआ है। कौन कौन अगुआ है? ए बी, क्योंकि ए बी के साथ छोटका त्रिभुज में भी अनुपात बन जा रहा है और ए बी भुजा का बड़का त्रिभुज के साथ भी अनुपात आराम से क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए आपस में क्या है? बराबर है। तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बी ई बटा में कितना ई सी और बराबर में बी एफ और बटा में कितना एफ ई। यही ना सिद्ध करना था। यहाँ बी एफ बटा एफ ई सर पहले है तो पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी एफ बटा में कितना एफ ई और बराबर में बी ई बटा में कितना ई सी। ये आपका सर सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5? आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू। हाईलाइट करके दिखाते चलते थोड़ा देखो ध्यान से। डी समानांतर ओ क्यू, डी जो है वो समानांतर है कितना के? ओ क्यू के। दिख रहा है जी? डी समानांतर, आई आपका डी समानांतर है ओ क्यू के। तो यह दोनों त्रिभुज किस त्रिभुज का हिस्सा हुआ? आप बताओ इसका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इस त्रिभुज में जाएंगे और कहेंगे इतना इतना का समानांतर है, तो थेल्स के प्रमेय से वो एगो अनुपात मिल जाएगा। या तो इतना बटा इतना मिले, इतना बटा कौची इतना मिले, हो जाएगा ही। उसके बाद दूसरा कंडीशन है डीएफ समानांतर ओ आर। डीएफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, डीएफ समानांतर है कितना के? ओ आर के। तो यह वाला स्थिति किस त्रिभुज की है? इस त्रिभुज की है। बताइए इस त्रिभुज में इतना समानांतर इतना के, तो थेल्स का प्रमेय यहां लगा देंगे। यहां पे भी एक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बताइए यहां पे अनुपात मिल जाएगा और उस अनुपात के सहारे हम दिखा देंगे ईएफ समानांतर क्यू आर, मतलब ईएफ जो है वो समानांतर है कितना के? क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना है। तो थेल्स का प्रमेय का भी प्रयोग है इसमें और थेल्स के विलोम का भी प्रयोग है। देखिए बनाते हैं, साथ साथ करते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। हल्का फुल्का बात जो भी समझ में आया उसी के साथ आगे बढ़िए। यहां लिख रहा है सॉल्व, चूंकि चित्र में क्या दिया है? डी जो है उस समानांतर है कितना के? ओ क्यू के। और एक और बात दे दिया है, और डीएफ जो है वो समानांतर है कितना के बाबू? ओ आर के। तो सिद्ध करना है। तो क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि ईएफ समानांतर होना चाहिए, ईएफ समानांतर होना चाहिए कितना के? क्यू आर के। किसी को कोई दिक्कत है? अब जो आपको दिया है उसको देखे, एक बार देखे ही थे, एक बार और देखिए कि डी जो है वो समानांतर है कितना के? ओ क्यू के। तो हम चाहेंगे इस त्रिभुज में बात करना। तो आपको कौन त्रिभुज दिखा? त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू ओ में। यहां प्रमाण में ले लीजिए किस त्रिभुज को? त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। कैसे पकड़े पीओ क्यू? आपको समझ में आना चाहिए। यह लाइन इसके समानांतर था इसलिए पीओ क्यू में। तो पीओ क्यू में लिख देंगे जो डी है बच्चा वो समानांतर है कितना के? ओ क्यू के।
जब समानांतर है तो थेल्स का परमीय काम करेगा, थेल्स के परमीय से। तो थेल्स का परमीय से आप क्या लिख सकते हो बच्चा, बताओ तो मुझे। थेल्स के परमीय, थेल्स के परमीय से, ठीक है। तो थेल्स के परमीय से लिखो बाबू पी डी बटा में डी ओ। बोलो 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 एक बार और देखो यहाँ पे, यह जो लाइन है, यह जो लाइन है, ये वाला लाइन इसके समानांतर है, तो लिखेंगे इतना बटा इतना बराबर में इतना बटा में इतना। बताइए लिखें? तो पहले हम लिखेंगे जानते हो किसको, पी डी बटा में डी ओ। थेल्स के परमीय से पी डी बटा में कितना, डी ओ बराबर पीई बटा में कितना, ई क्यू, पीई बटा में कितना, ई क्यू। समीकरण नंबर का मानिए 1। पुनः दूसरे त्रिभुज में जाइए, और दूसरा किस त्रिभुज में जाएंगे, जिसमें ये दोनों समानांतर है। कौन कौन समानांतर बच्चा, बोलो। पी डी एफ, डी एफ समानांतर है कितना के, ओ आर के। और यह दो समानांतर रेखाएं हैं वो इस त्रिभुज का हिस्सा बन रही हैं पी ओ आर में। तो यहां लिखेंगे हम क्या बाबू, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या रिजल्ट मिला, डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ समानांतर है कितना के, ओ आर के। इसलिए थेल्स के परमीय से, तो थेल्स का परमीय जो होगा वह क्या होगा बता दीजिए। थेल्स के परमीय से आपको क्या मिल जाएगा, तो पी डी बटा में डीओ, आप पी एफ और बटा में कितना, एफ आर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जी, देखिए यहां लिखेंगे कलर चेंज, पी डी बटा में कितना बाबू, डीओ, अब बराबर में कितना होगा जरा मुझे बताओ, पी एफ बटा में कितना, एफ आर। समीकरण नंबर का मान लीजिए 2। अब जरा देखो तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कितना से बाबू, 2 से। तो 1 तथा 2 से दोनों का एलएचएस बराबर है पीडी बटा डीओ और पीडी बटा डीओ। तो यहां हो जाएगा आरएचएस बराबर, तो आरएचएस हो जाएगा पीई बटा में ईक्यू और बराबर में कितना बाबू, पीएफ बटा में कितना, एफ आर। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पे, अब जरा ध्यान से देखिए, आप बताइए पी बटा में ई क्यू कहां है देखिए पीई बटा में कौची, ई क्यू। अब फिर उसके बराबर में दिया है पी एफ बटा में कितना, एफ आर। याद करो थेल्स का विलोम, यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। हो जाएगा? तो आप पुनः इसको ऐसे लिखिए, पूरे तरीका तहजीब से लिखिए। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इस बात को नोट करिए, इस बात को लिखिए, पी क्यू आर में सूचना मिली है कि पी बटा में ई क्यू होता है, ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में कितना के बाबू, एफ आर के, एफ कितना के, आर के। इतना सूचना मिला है। तो यह एक किसको कह रहा है, यदि एक रेखा है, इस त्रिभुज में एक रेखा है जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो लिखेंगे इसके निचवा, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, वो तीसरी भुजा का समानांतर होगा। तो कौन ऐसा वह रेखा है, कौन ऐसा वह रेखा है जो इसको एक ही अनुपात में बांट रहा है, वो कौन रेखा है, डी है ना, जो दो भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में बांट रहा है। देखिए तो जो तीसरी भुजा कौन बच रहा है, क्यू आर, इसके समानांतर होगा। तो थेल्स के विलोम लिख देंगे, थेल्स के विलोम से, और थेल्स के विलोम से हम कहेंगे कि डी जोन है वो समानांतर होगा कितना के, क्यू आर के। और यही सिद्ध करना था। क्या आप सभी को समझ में आया है क्या? ई एफ सॉरी, डी नहीं, ई एफ, क्या लिख रहे हैं, ई एफ समानांतर होगा कितना के, क्यू आर। कोई दिक्कत है? हो गया सिद्ध। नोट करिए, आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। सवाल को समझिए, खूब आराम से समझिए, इत्मीनान से। आकृति 6.21 आपके सामने है, आकृति 6.21 दिख रहा है।
बोल रहे ओपी ओ क्यू ओ आर, इसमें चित्र में पी क्यू आर पहले त्रिभुज बड़ा बनाया है, फिर इसमें यहां ओ से ओपी, ओपी को जोड़ा है, किसको जोड़ा है बाबू, यहां पे ओपी ओ क्यू और क्या है यहां पे ओ आर, सही है। पर स्थित बिंदु ए बी सी, मतलब ओपी पर आपका ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू पर बी स्थित है और ओ आर पर कितना स्थित है, सी। इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी जो है वो समानांतर है कितना के बाबू, पी क्यू के, राइट, कोई दिक्कत है नहीं सर। उसके बाद ए सी समानांतर पी आर है, ये जो ए सी है वो समानांतर है कितना के, पी आर के, ठीक ना। तो सिद्ध कर दीजिए जो BC है वो समानांतर है QR के। मैंने दो को समानांतर दिया है, तीसरा आपको क्या करना है, सिद्ध कर देना है। क्लियर है। तो इसको कैसे बनाएंगे अब आप देखते चलिए ध्यान से। यहां लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज PQR जो इसमें नहीं मेंशन कर पाया है, हम लोग मेंशन कर रहे हैं। त्रिभुज PQR में, ठीक ना, PQR में ओपी कितना, OQ तथा OR, त्रिभुज PQR में ही ये चीजें हो रही है। OP OQ तथा OR पर तीन बिंदु क्रमशः कितना कितना है बाबू, तीन बिंदु ए बी तथा सी स्थित है, हो गया। तथा सी इस प्रकार स्थित है, इस तरह से लिखिए, सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी होगा समानांतर कितना के, पी क्यू के, और एक और बात दिया हुआ है, और ए सी समानांतर कितना बाबू, पी आर, ठीक ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, जो BC समानांतर कितना, क्यू आर। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि चित्र में OPOQOR पर स्थित तीन बिंदु ए बी सी है, इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए सी समानांतर पी आर, तो दर्शाइए कि BC समानांतर क्यू आर। ये भी बात बोल सकते थे, बट हमने त्रिभुज PQR का नाम रख दिया क्योंकि यह घटना सारी PQR में ही हो रहा है। तो PQR में OPOQOR पर तीन बिंदु, आप देख रहे हैं OP कौन है, ये आपका OP है, हमने हाईलाइट करके दिखाया भी, एक बार और देख लीजिए। OP पर A स्थित है, OQ पर B स्थित है, OR पर कितना स्थित है, C स्थित है, और इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर है PQ के, AB समानांतर PQ, AC समानांतर PR। तो हम लोग दिखाना है कि BC समानांतर होगा कितना के, QR के। इसमें भी थेल्स के प्रमेय का भी प्रयोग होगा और थेल्स के विलोम का भी प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, त्रिभुज POQ में आ जाइए, देखिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण किसमें, त्रिभुज POQ में, ध्यान से बाबू। तो POQ जो देख रहे हो यही तो है, यही ना है। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हो कि AB जो है वो समानांतर है कितना के, PQ के, है ना। तो आप इसमें लिखिए, ये त्रिभुज POQ में कौन समानांतर है, AB समानांतर है कितना के बाबू, AB समानांतर है कितना के, PQ के। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। वो AB समानांतर है PQ के, इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आप बताओ, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके समानांतर है, तो इन दो भुजाओं को किनको OP और OQ को एक ही अनुपात में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, एकदम बांटेगा। तो इसको लिखिए थेल्स के प्रमेय से, इसलिए क्या लिखेंगे बाबू, कैसे लिखोगे, OA बटा में AP, ऐसे लिख सकते। यहां से शुरू करो, OA अब बटा में कितना, AP, OB अब बटा में कितना हो जाएगा, BQ। बोलो,
तो यहां लिख रहे हैं ओ ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ए पी, ओ ए बट्टा में ए पी। नहीं समझ में आ रहा तो यहां थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ओ ए अब बट्टा में कौची ए पी, और यहां लिखेंगे ओ बी अब बट्टा में कितना बी क्यू। कोई दिक्कत है किसी को? तो यही बात यहां मेंशन कर रहे हैं, ओ ए बट्टा में ए पी और बराबर में हो जाएगा ओ बी अब बट्टा में कितना बाबू बी क्यू। समीकरण नंबर कितना फर्स्ट। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में जाइए और यहां लिखिए ओ पी आर में, जैसे पी ओ क्यू तो यहां पी ओ आर में, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। तो जब पी ओ आर में जाओगे तो देख रहे हो तुम लोग एसी जो है उस समानांतर है कितना के बाबू पी आर के। बोलो बच्चा, ए लाइन जो है वो समानांतर है इतना के, है ना? जब समानांतर है तो क्या कहेंगे हम थेल्स के, इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से। तो जब थेल्स का परमीय लगाएंगे तो क्या होगा, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाएगा। एक ही अनुपात में बटने का मतलब हो जाएगा ओ ए बट्टा में ए पी, अब बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टा में सी आर। बुझा रहा है? तो कर दीजिए इतना, बात खत्म। लिखिए ओ ए अब बट्टा में कितना ए पी और बराबर बोलो कितना हो जाएगा ओ सी अब बट्टा में सी आर। समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 से कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, दोनों का LHS बराबर है। दोनों का LHS देखो ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा ए पी, RHS का हो जाएगा बराबर। तो यहां हो जाएगा ओ बी अब बट्टा में कितना बाबू बी क्यू, ओ बी बट्टा बी क्यू। अब बराबर में इसमें का है ओ सी अब बट्टा में कितना सी आर। आ रहा है समझ में? अब जब इसको देख रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, तो तुम कहां पहुंच गए? तुम पहुंच गए ओ बी बट्टा में बी क्यू, देख रहे हो, और ओ सी बट्टा में सी आर। तो थेल्स का विलोम नहीं काम कर जाएगा यार। यदि एक रेखा किस त्रिभुज के, ये रेखा है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है बांट रहा है, तो तीसरी भुजा का होगा समानांतर। तो थेल्स का विलोम यही ना कहता है, यदि एक रेखा किस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का होती है समानांतर होती है। तो आप इसको और थोड़ा मान सम्मान देते हुए बनाइए। आप लिखिए त्रिभुज कितना है बाबू ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। तो ओ क्यू आर में आपको लिखना क्या है बाबू, ओ क्यू आर में लिखना ये बात कि ओ बी बट्टा में कितना है बाबू बी क्यू और ओ सी बट्टा में कितना है सी आर। इसलिए उसके नीचे लिखना है थेल्स के विलोम से, क्योंकि एक रेखा है जो उसे एक ही अनुपात में काट रहा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है काट रहा है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से कह देंगे आराम से बीसी समानांतर होगा क्यू आर के। यही प्रूव करना था जो कि हो चुका है। समझ में आया? क्या आया? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आप 9th क्लास में बनाए हो। 9th क्लास में मध्य बिंदु परमीय के नाम से जाना जाता था। मध्य बिंदु परमीय और मध्य बिंदु परमीय का एक विलोम हुआ करता था, लेकिन इसको यहाँ पे हम लोग थेल्स के परमीय का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। ठीक ना? देखिए बोला है परमीय 6.1, तो 6.1 कौन परमीय है? थेल्स का परमीय है। और 6.2 कौन है? थेल्स का विलोम है। तो 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। यही बात हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बाबू, इसमें आपको त्रिभुज अपने से बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रहेगा सर ए, इसका नाम रहेगा आपका बी, इसका नाम रहेगा सी। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से आपको ये भी बात एज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक भुजा का मध्य बिंदु आपको खुद बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये मध्य बिंदु है। तो चलिए सर, इसका मध्य बिंदु उचित नहीं है, इसका उचित नहीं है, इसका थोड़ा सीधा पड़ेगा। तो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कितना है बाबू डी है। इसका मध्य बिंदु कितना मान लेते हैं डी है। और इस मध्य बिंदु से आप चाहो तो ऐसे खींच सकते हो इसके समानांतर, तो इसको काटेगा। आप चाहें तो यहां से आप इसके समानांतर खींचोगे, इसको समानांतर, तो यहां पे काटेगा। लेकिन हमारे लिए सीधा कौन होगा? ऐसे खींचना। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर
दूसरी भुजा के समानांतर, तो दूसरी भुजा आप इसको मानिए, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब तीसरी भुजा को भी समान समान दो भागों में क्या करती है, बांटती है। यही बात हमको क्या करना है बाबू, सिद्ध कर देना है। अभी फिलहाल में डी इसका मध्य बिंदु है, हाई दोनों बराबर है, लेकिन इसको इसके बराबर हो, ये भी इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर, राइट? कोई दिक्कत किसी को बाबू, समझ में आया? मैंने बोला एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो आप कोई भी एक त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज और देखिए यहां समझा देते हैं, पी क्यू आर ए बना लिए। अब किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु अपने पता कर लिए, यहां पे क्या है, ए है। इसके मध्य बिंदु से इसके दूसरी भुजा के समानांतर अगर खींचेंगे तो तीसरी को तो कहीं ना कहीं काटेगा ना। तो बोल रहा है वो जहां काटेगा वो समद्विभाजित करेगा, समान दो भागों में काटेगा, मध्य बिंदु पर काटेगा, उसको भी मध्य बिंदु पर काटेगा, ये कहने का मतलब है। तो उसी बात को आप सिद्ध कर दीजिए। जो हम आपको एक त्रिभुज दे दिए हैं, एक भुजा का मध्य बिंदु आप एज्यूम करिए, दूसरी भुजा के समानांतर खींचिए, तीसरी भुजा को जहां काटेगा उसको समान दो भागों में बांटेगा, ये बात आप दिखाइए। क्लियर? तो हमने कहा कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा एबी के मध्य बिंदु, जिसकी एक भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है, डी से होकर दूसरी भुजा बीसी के समानांतर खींची गई एक रेखा डी है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि एई बराबर में ईसी। समझ में आया? सिद्ध करना है कि डी एसी को समद्विभाजित करता है, अर्थात एई बराबर में ईसी। ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें भाषा आपको शुरू में बनाना पड़ेगा, बनाते हैं ताकि बाद में भी आपको समझने में सहूलियत हो और आप भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। इसी तरह से ये नहीं कहेगा वहां पे कि परमीय 6.1 का प्रयोग करेगा, नहीं, वो कहेगा सीधे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, खेल खत्म। हाई कुल नहीं देगा, ही आपको बता रहा है कि याद कीजिए, आप इसे 9th में सिद्ध कर चुके हैं। याद है आप लोगों को? है हम कह रहे थे याद है, अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे ने याद लग रहा है। फिलहाल देखिए त्रिभुज एबीसी में ना, त्रिभुज एबीसी में डी, त्रिभुज एबीसी के, ऐसे लिखते, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा कितना के बाबू, एबी के मध्य बिंदु, एबी के मध्य बिंदु डी से होकर, डी से एक त्रिभुज एबी, एक त्रिभुज के एक भुजा एबी के, त्रिभुज एबीसी के एक भुजा एबी के मध्य बिंदु डी से ना बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर एक रेखाखंड, एक रेखाखंड डी खींचा गया है, डी खींचा गया है, डी खींचा गया है, हो गया। जो एक डी खींचा गया है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, वो भी बात लिख दीजिए। जो एसी को कहां पे बाबू, ई पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि डी एसी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है डी किसको, एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई एसी का मध्य बिंदु है, डीई एसी को समद्विभाजित करता है, या ये भी बात कह सकते हैं इसी बात को, या डी क्या बाबू, एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। क्लियर है? एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात मैंने सिंपल भाषा में आपको यही लिखना है, अर्थात एई बराबर में कितना, ईसी, एई बराबर में ईसी, यही दिखा देना है। इसको थोड़ा और शॉर्टकट किया जा सकता था, हम लिख सकते थे त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है तथा डी समानांतर बीसी, तो सिद्ध करना है ए बराबर एसी।
और संक्षेप हो जाता है, लेकिन नहीं, भाषा लिखने के पीछे मकसद हमारा ये है कि आप इसको पढ़ के भी अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये त्रिभुज एबीसी के एक भुजा एबी के मध्य बिंदु डी से, एक मध्य बिंदु का है डी से बीसी के समानांतर एक रेखाखंड डी खींचा गया है जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि डीई एसी को समद्विभाजित करता है या डी एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए बराबर इसी। तो अगर ए बराबर, पहले हम सिद्ध करेंगे तो हमको यही बराबर एसी इसी ही मिलेगा, और जब ए बराबर इसी मिल जाएगा तो हम कह नहीं देंगे ई एसी का मध्य बिंदु है, हम कह नहीं देंगे कि डी एसी को समद्विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? पहले ये बात आ जाए कि ए बराबर इसी अगर हमको दिख जाएगा तो हम खूब आराम से कह देंगे। मान लीजिए बोर्ड है यहां से यहां तक, अगर इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं यह जो पॉइंट है इसके बीचों बीच में है, तो हम नहीं कह सकते यह पॉइंट इसका मध्य बिंदु है। बोलो। अच्छा, ये बात समझिए कि इस किनारे से यहां तक की दूरी और इस बोर्ड के इस किनारे से यहां तक की बीच की दूरी अगर समान हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह मध्य बिंदु पर है, नहीं कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यह बिंदु इस बोर्ड के इस किनारे को समद्विभाजित कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो पहले आप इन दोनों को बराबर दिखाइए, उसके बाद आप खुल के बोलिए कि ई जो है एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, या खुल के बोलिए कि क्या बाबू डी एसी को समद्विभाजित करता है। आगे बढ़े। अब चलिए प्रमाण, अब सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने का काम शुरू करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में आप देख रहे हो कि डी जो है उस समानांतर है कितना के बाबू, बीसी के। एक मिनट और थोड़ा सा पहले, इससे पहले एक काम कर लेने दीजिए, यहां लिखिए चूंकि डी एबी का मध्य बिंदु है, डी एबी का मध्य बिंदु है। ये कहां से बात मिल रहा है, परमीय में ही दिया हुआ है। डी एबी का मध्य बिंदु है, जब डी एबी का मध्य बिंदु है तो एडी बराबर डीबी होगा। बोलो। तो यहां कह देते हैं ए डी बराबर में कितना बाबू, डीबी चाहे बीडी, बीडीए लिखिए। बोलो, कोई दिक्कत है? डीबीए लिखिए, डीबी, एडी बराबर कितना, डीबी। मतलब यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है। कब? जब ये मध्य बिंदु है तब। आगे बढ़े। इसको कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। हम लिख रहे हैं एडी अब बट्टा में डीबी बराबर में 1 लिख सकते हैं। बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझो, इधर देखो। हमने पहले लिखा है कि एडी बराबर में डीबी, बोलिए। इसको इधर उठा के लेके चले आए हैं, तो एडी बट्टा में डीबी और बराबर में कितना, 1। जब चाहे तब यहां बट्टा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा करके एडी बराबर डीबी नहीं लिख सकते हैं का? बोलिए, लिख सकते हैं। तो इतना से इतना बनाए तो इतना से भी इतना जब चाहे तब बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हमें प्रमाण में ले लेना है, ठीक ना। अब हम प्रमाण में ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां से देखिए प्रमाण, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में आप बताओ डी से जो खींचा गया रेखाखंड वो इसके समानांतर ही तो खींचा गया है। तो यहां लिखेंगे इतना में डी समानांतर है कितना के, बीसी के। तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कौन कहता है? थेल्स के परमीय। तो यहां लिखेंगे इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से। सही है। तो थेल्स के परमीय से क्या होगा बाबू, एडी बट्टा में डीबी, एडी बट्टा में कितना, डीबी। अब बराबर में कितना होगा, एई बट्टा में ईसी, एई बट्टा में कितना, ईसी। लिख सकते हैं। बोलिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एडी बटा डीबी का मान इधर का आप कितना निकाले हैं, 1। तो यहां आप 1 पुट कर दीजिए और यहां लिख दीजिए एई बट्टा में कितना, ईसी। कोई दिक्कत है किसी को? इसके ब्रैकेट में जरूर लिखिए कि एडी बटा जो डीबी है ना वह 1 के बराबर है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। बताइए, सही बात है? अब आप इसके बट्टा में 1 मान सकते हो, मान सकते हो। आने तो तिरछा तिरछी गुणा करो तो ए में इधर आएगा 1 छिपा नीचे है ना इसके, तो ए में 1 से कितना होगा, ए। अब बराबर में इसी में 1 से कितना होगा, इसी का तो इंतजार था कि ए बराबर में इसी हो जाए। हो गया। तो हम खूब आराम से अब कह सकते हैं इसलिए अर्थात, इसलिए अर्थात लिख दीजिए, अर्थात क्या है बाबू, ई एसी का मध्य बिंदु है। ई एसी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है। ई एसी का मध्य बिंदु है, या डी एसी को समद्विभाजित करता है, या
उस बात को भी लिख सकते हैं। डीई एसी को क्या करता है बाबू, सम द्विभाजित करता है। किसी को कोई दिक्कत है? सारा बात जो था सब इसमें आ गया। देखो ए बराबर इसी भी देखने को मिल गया। ये भी बात लिख दी है डी ए सी का मध्य बिंदु है। ये भी बात लिख दी है कि डी ई ए सी को समद्विभाजित करता है। क्लियर हुआ? अब इसका एक विलोम है उसको भी सिद्ध करते हैं, आप इसको नोट करिए। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है परमीय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, माने थेल्स के विलोम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। समझ में आ रहा है? इससे पहले क्या था, एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु था, दूसरा का समानांतर खींचा जा रहा था, तीसरा को समद्विभाजित कर रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा का समानांतर होगा। ये बात हमें सिद्ध करना है। तो एबीसी एक त्रिभुज ले लिया गया है यहां पे, ठीक ना, और एबीसी के त्रिभुज में दो भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु निर्धारित किया जा रहा है। इसका मध्य बिंदु को मान लीजिए डी है और इसका मध्य बिंदु कितना है बाबू, ई है। माने मध्य बिंदु पर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ना, यह दोनों जितना ई है उतना ई है, जितना ए है उतना ही ए है। चारों को बराबर हम नहीं कह सकते हैं, माने जो भी भुजा है ए बी का लंबाई जो भी है उसका मध्य बिंदु डी है और एसी का लंबाई जो भी है उसका मध्य बिंदु ई है। बात खत्म। तो सिद्ध करिए कि यह जो रेखा है जो डी, जो इसे इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है वह इसके समानांतर होगा। समझ में आया? तो हम लिखेंगे एबी त्रिभुज एबीसी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक ना, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी, भुजा एबी तथा एसी के मध्य बिंदु डी तथा ई है तथा इसे मिलाने वाला रेखाखंड डी है। तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर कौची बीसी। क्लियर है? तो त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी का मध्य बिंदु क्या है बाबू, डी तथा ई है, डी तथा ई है, तथा इसे मिलाने वाली रेखाखंड क्या बाबू रेखाखंड क्या है बताइए तो, डी है। तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है जरा मुझे बताइए। डी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बता दीजिए कि जो डी होगा वह समानांतर होगा कितना के, बीसी के। यहां थेल्स के विलोम का प्रयोग होगा और आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखिए बात समझिए, पहले यहां लिख रहे हैं हम, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ध्यान दो, डी ए बी का है बाबू मध्य बिंदु है। ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो इसको लिख सकते हो का ए डी बराबर में डी बी। बोलो ए भाई, जब भाई मध्य बिंदु है तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी एकदम आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं का ए डी बटा में डी बी बराबर में 1। फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। अरे बोलो, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? फिर लिखते हैं ई एसी का मध्य बिंदु है, लिखे यानी चूंकि ई एसी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है जो है वो लिख रहे हैं हम, ई एसी का मध्य बिंदु है। जब ई एसी का मध्य बिंदु है तो खूब हम आराम से लिख सकते हैं ए ई बराबर में ए बराबर में कितना, ए बराबर में ई सी। बोलिए है? फिर इसको लिख सकते हैं हम ए ई बटा में ई सी बराबर में 1। समीकरण नंबर कितना, 2। यहां सीधे करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आरएचएस का है बराबर है, इसका 1 उधर भी 1। तो जब आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस का हो जाएगा। तो एलएचएस बराबर मतलब ए डी बटा में कितना, डी बी बराबर में ए ई बटा में कितना, ई सी। देखो हो गया।
यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के कौन कहता है? थेल्स का विलोम कहता है। और थेल्स का विलोम का प्रयोग करके कही रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, हिंट्स किया हुआ है। एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, वो सीधे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने में रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है, खत्म, इतने कहेगा। ये नहीं कहेगा इसका प्रयोग करिए फलानवा परमीय चिलनवा, कुछ ना। एडी बटा डीबी यही बटा इसी आ चुका है। अब आराम से लिखिए त्रिभुज एबीसी में, ठीक ना, इतना इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इसलिए थेल्स के विलोम से, चाहे डायरेक्ट यहां लिख दो, लिखो लिखो, इसलिए थेल्स के विलोम से, इसके नीचे लिखना है थेल्स के विलोम से। तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ तो? थेल्स के विलोम से हो जाएगा सीधे डी समानांतर कितना बाबू? बीसी। यही प्रूव करना था जो कि आ चुका है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए। आज के लिए इतने रहने दीजिए, कल 2 क्वेश्चन बच रहा है, सिद्ध करके चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। 8 नंबर तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। क्या कह रहा है? एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या आप जानते हो? देखो, ए है समलंब चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की एक जोड़ा भुजा जो होती है वो समानांतर होती है, समानांतर, ओनली समानांतर। एक जोड़ा होता है जो असमानांतर होता है। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों लाइनों को, इसको और इसको देख रहे होंगे, ये दोनों क्या है? समानांतर है। कहीं तक बढ़ाइएगा कभी काटेगा एक दूसरे को नहीं। लेकिन ये जो भुजा है, ये जो दो भुजा है, दोनों असमानांतर है, क्योंकि दोनों को आगे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा? काट देगा। क्लियर है? तो समानांतर असमानांतर समझ में आ गया। क्या होता है समानांतर? तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं सदैव समानांतर होती है और दो भुजाएं सदैव असमानांतर होती है। इसको आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते थे, आप इसको चाहे तो ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आमने सामने की समानांतर है, ई वाली का है असमानांतर है। इसमें ए वाला समानांतर है, ए वाला असमानांतर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी के बारे में बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD, इस प्रकार इसका ढांचा बनाइए कि AB समानांतर CD होती है। यहां लिखना चालू करते हैं A B, अच्छा यहां से लिखिए A B C और क्या बाबू? D, ठीक है। AB समानांतर DC, देखो AB समानांतर का DC, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके विकर्ण खींचे जाए, इसके विकर्ण मतलब इस कोना से इस कोण को मिला देंगे तो यह इसे क्या हो गया बाबू? विकर्ण हो गया, बताओ। और इस कोण से इस कोण को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? विकर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है, जो एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी? O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देख लीजिए O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बटा BO, जरा ध्यान से देखो AO कहां है? AO यहां हो गया, AO बटा में BO अब बराबर में CO बटा में कितना बाबू? DO। इस बात को हमें दिखाना है, मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, बात खत्म, खेल खत्म। समझ में आ रहा है? तो सर देखिए डायरेक्ट हम इस चीज को नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए हम रचना का भी जरूरत पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम रचना करते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन से उसको यहां लिखना जरूरी है। चूंकि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है बाबू? समलंब चतुर्भुज है। इस बात को पहले अच्छे से मेंशन करिए। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर कितना बाबू? DC। तो सिद्ध करना है ना समानांतर तथा इसके विकर्ण परस्पर माने एक दूसरे को परस्पर O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है बच्चा। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है?
कि AO बटा में कितना बाबू, BO, और बराबर में CO बटा में कितना, DO। इस बात को मेंशन करना है। अब रचना की जरूरत कैसे पड़ेगी, एक कोई भी त्रिभुज होगा, थेल्स का परमीय और थेल्स के विलोम पर आधारित आप सवाल कर रहे हो, तो इसमें थेल्स का परमीय हम तभी लगा पाएंगे जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया होगा जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा। तो इसमें बताइए, कोई त्रिभुज तो बहुत सारा दिख रहा है, क्या उस किसी भी त्रिभुज में आपको कोई तीसरा समानांतर भुजा दिख रहा है जो उसको काट कर क्या कर रहा हो, एक ही अनुपात में, सॉरी, किसी एक भुजा के समानांतर हो, ताकि हम ये बात लिख सके कि वह एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करेगा। ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन हम एक रचना करेंगे, उस रचना में आपको खट समझ में आ जाएगा ये क्या कहानी है सर। रचना करेंगे हम, ठीक ना, ओ से AB के समानांतर, AB के समानांतर एक रेखाखंड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कर यही रहे हैं कि यहां से एक रचना खींच रहे हैं, ऐसे एकदम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस कलर को चेंज, ठीक है बाबू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज में चले गए हैं, किस त्रिभुज में, तो हम आ गए हैं आपको इस त्रिभुज में। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है ना, इस पे फोकस कर रहे हैं, और इस त्रिभुज में इसके यहां से इस बिंदु से O से, ठीक ना, AB के समानांतर, इस AB के समानांतर एक रेखाखंड OE खींचा जो AD को E पर प्रतिच्छेद करता है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से O से AB के समानांतर एक रेखाखंड OE खींचा जो AD को E पर प्रतिच्छेद करता है, हो गया। इसका नाम दे दीजिए कौची, E। आपको मन करेगा तो और जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप किसके समानांतर खींचे हो, AB के समानांतर। AB पहले से किसके समानांतर था, DC के। तो कई OE DC के समानांतर नहीं होगा, रचना एगो हुआ लेकिन काम यहां दो गो हो गया। क्योंकि देखिए, ये दो लाइन अगर समानांतर है तो अगर आप इसके समानांतर रेखाखंड खींचेंगे ना, तो पक्का है कि वह इसके भी समानांतर होगा, 100% होगा, नहीं होने कोई सवाल नहीं है, ठीक ना। क्योंकि इसके समानांतर खींचेंगे तो इसके बीच में एक निश्चित दूरी होगी जो सदैव बनी रहेगी दोनों रेखाओं के बीच में। तो जो पहले से रेखा है उसके साथ भी एक निश्चित दूरी बन जाएगी, और उस रेखा के साथ भी सदैव उसके बीच की दूरी नियत बनी रहेगी। आ रहा है समझ में। तो एक के समानांतर खींचे हैं ना, दूसरा के समानांतर आराम से का हो जाएगा, कोई बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़े, रचना हो गया, रचना समझ में आया। अब चलिए सर, त्रिभुज DAB में, दिख रहा है DAB कहाँ है, नहीं दिख रहा है तो देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, DA और कौची B। त्रिभुज DAB में हम कहेंगे OE समानांतर AB, इसलिए थेल्स के परमीय से इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, सॉरी इतना बटा इतना, मतलब कहने का है इतना बटा कितना हो जाएगा, इतना, और इतना बटा कितना हो जाएगा, इतना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आ रहा है समझ में। ये काम हम कर लेंगे। तो आ जाओ लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज कितना है बोलिए, DAB में, तो DAB में देख रहे हो कि OE जो है वो समानांतर है कितना के, AB के, OE समानांतर AB, इसलिए थेल्स के परमीय से, तो थेल्स के परमीय से हमको क्या मिल जाएगा बाबू, DE, कितना मिलेगा, DE, और बटा में कितना हो जाएगा, रुको इधर कट रहा है, इधर लिख रहे हैं, DE और बटा में कितना, EA बराबर DO बटा में कितना, BO, DO बटा में कितना, BO। समीकरण नंबर का मान लो फर्स्ट। समझ में आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। रचना इसको देखो कितना आसान बना दिया, रचना करते ही इसका काम कितना आसान हो गया आप देख सकते हो। कोई दिक्कत है,
अब आइए पुनः, पुनः नहीं, उससे पहले एक काम समझो, एक बात समझो। बात यह है कि यहां पे जो OE है ना, वो समानांतर है कितना के बाबू, AB के। बोलो, यहां पे इससे पहले AB जो समानांतर है कितना के, DC के। यहां लिख देंगे AB समानांतर है कितना के बाबू, DC के। ठीक है, इसलिए खूब शौक से हम अब लिख सकते हैं कि OE समानांतर बाबू मेरे कितना, DC। बोलो, OE समानांतर AB, AB समानांतर DC, तो OE समानांतर DC, बिना किसी दिक्कत के। अब आप जानते हो कौन से त्रिभुज में आ जाना है आपको, पुनः त्रिभुज ADC में। हाईलाइट करके दिखाते हैं, इधर देखो। अब तुम बात करो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ जाओ। अब तुम उल्टा देखो, थोड़ा उल्टा। इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर रेखा हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर यहां थेल्स का प्रमेय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। लग जाएगा कितना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, आराम से बिना किसी दिक्कत के। एक बार रचना हुआ है, दूसरों को भी वो आराम से मेंटेन कर रहा है। बढ़े आगे, बढ़े। तो कौन से त्रिभुज में आ गए हैं जरा मुझे बता दीजिए, ADC में, त्रिभुज ADC में। ठीक है बाबू, यहां लिख देंगे OE जो है समानांतर है कितना के, DC के। ठीक ना, कहां से, उसका प्रमाण इधर मिल चुका है हम लोगों को, इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। बोलो बाबू, तो थेल्स के प्रमेय से क्या लिखेगा बताओ तो, AE अब बटा में कितना, DE। एक बात और समझो, अगर यहीं पे समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। जैसे कि इतना अब बटा इतना लिख सकते हैं, फिर आप इतना और बटा में इतना लिख सकते हैं। बोलिए, क्या हमने आपको आजादी नहीं दे रखा है कि इतना बटा इतना लिखने के बदले आप इतना बटा इतना भी लिख सकते हैं और इतना बटा इतना भी लिख सकते हैं। बताइए, है? तो अगर हम इतना बटा इतना लिखें, इतना बटा इतना लिखें, तो फिर हमें उलटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात का समर्थन करेंगे कि सर आप इतना बटा इतना भी लिखें, आप बताए हैं ये बात बिल्कुल सही है, तो वह लिखेंगे तो हमें एक स्टेप और कम ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताइए, लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो थेल्स के प्रमेय से हम ये बात लिख देंगे, DE बटा में EA, DE बटा में कौची, EA। अब बराबर में कितना बाबू, CO बटा में AO। बोलो, CO बटा में कितना, AO। समीकरण नंबर कितना, 2। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए, 1 तथा 2 से का है बताओ तो, दोनों में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, 1 और 2 से क्या दिख रहा है, दोनों का LHS बराबर है, D बटा EA, D बटा EA। तो LHS बराबर है तो RHS का हो जाएगा बराबर, तो कर लीजिए बराबर। RHS कितना है, DO बटा में कितना, BO। अब बराबर में कितना है, CO बटा AO, CO बटा में AO। क्या यही सिद्ध करना है, जी बिल्कुल नहीं सर, कहां सिद्ध करना है, AO बटा BO लाना है। क्या लाना है, AO बटा BO लाना है और CO बटा DO लाना है। तो कैसे आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, आप इसका स्थान बदला बदली कर सकते हैं। AO को ऊपर ले चलिए, DO को नीचे लाइए, काम खत्म हो गया। इसका बात यहां लिख देते हैं, जैसे कि AO आ गया, AO यहां और DO चला गया यहां, बाकी CO और BO साहब जहां है वो जी किए हैं। ठीक ना, तो AO आ गया यहां पे और बटा में जो BO है वहां पे है। बोलो, और CO जहां है वहां रहेगा CO और DO आ गया इसके नीचे, तो हो जाएगा DO। मुस्कुराइए, जो सिद्ध करना था हो गया है। समझ में आया क्या, ये कहानी है, इतना आसान कहानी है, नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट सवाल है, क्या कह रहा है इसमें भी, बोला एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। जो इसमें आपको सिद्ध करना था, देखिए AO बटा BO CO बटा DO, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा क्वेश्चन है। इस सवाल में यह चीज दिया हुआ है और आपको समानांतर सिद्ध करना है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, मतलब वो आमने सामने की भुजाएं का होगी, समानांतर होगी, समानांतर होगी तभी ना समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो इस बार आपको ABCD समलंब चतुर्भुज दिखाना है। तो जैसा सिद्ध करना होता है ना, वैसा ही हम लोग फिगर बनाते हैं
क्या सिद्ध करना है? समलम चतुर्भुज। तो आप फिगर बनाइए समलम चतुर्भुज के जैसा, न कि कोई चतुर्भुज सिंपल सा। लीजिए हमने बना दिया समलम चतुर्भुज। अब आप इसमें ए बी सी डी इसका नामकरण कर दीजिए, जैसे उसमें किए थे वैसा ही करिए, ए बी सी और कितना बाबू? डी। और इसके विकर्ण को परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कराइए, ठीक ना? तो इसके विकर्ण को परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कराएंगे बच्चे, तो ऐसे होगा, बोलना बाबू। और यहां से आपका इधर होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? एक दूसरे को कहां पे काट रहा है? ओ पर, ठीक है। और इस प्रकार काट रहा है कि एओ बटा कितना है? बीओ, और सीओ बटा कितना है? डीओ। तो इस बात को पहले लिखिए, इस बात को आप लिखिए, यहां लिखिए। चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, इस बार समलम नहीं कहना है, समलम तो दिखाना है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, एबीसीडी के विकर्ण परस्पर परस्पर बिंदु ओ पर, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करता है? इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा कितना बाबू? बीओ बराबर में सीओ बटा में डीओ। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। इस बात का अगर अर्थ लिखें, अर्थात अर्थात कभी समलम चतुर्भुज होगा तो हम कह सकते हैं खूब शौक से, अर्थात में, अर्थात हमको दिखा देना है क्या बाबू? ए बी जो है समानांतर है कितना के? डीसी के। यही बात हमें मेंशन करना है। इसमें भी रचना करना पड़ेगा आप लोगों को। रचना क्या करना पड़ेगा? तो बिंदु ओ से ए बी के समानांतर एक रेखाखंड खींचिए, जैसे उसमें खींचे थे ना, वैसे ही जिस तरह से आप थेल्स का परमीय सिद्ध किए, थेल्स का विलोम सिद्ध किए, कंस्ट्रक्शन सब एक साथ हुआ था, एक समान हुआ था, फिगर भी एक समान जैसा ही था, वैसे ही इसमें भी है। आप दिमाग में रखेंगे। इसका नाम रख देते हैं का बाबू? ओ ई। रचना को, रचना लिखो, यहां लिखेंगे रचना। रचना करने के क्या फायदे हम आपको बता रहे हैं, मैंने इसे हम कैसे इस चीज को सिद्ध कर पाएंगे बता रहे हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए, पहले रचना में करेंगे ओ से, कहां से? ओ से ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर, ठीक ना? एक रेखाखंड, एक रेखाखंड क्या खींचा बताइए तो? ओई खींचा, ओई खींचा जो कितना को? एडी को, जो एडी को ई पर क्या करता है बाबू? प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ध्यान से देखिए, किसको किसको कहां पे प्रतिच्छेद करता है? अब देखिए यहां पे कहानी क्या है। हम आ जाएंगे सीधे इस त्रिभुज में, देख रहे हैं? इस त्रिभुज में हमने इसको इसके समानांतर खींच दिया है, खींचा है, तो यहां पे थेल्स के परमीय लग जाएगा। थेल्स के परमीय लगते ही क्या होगा आपको भी पता चलेगा, घबराइए नहीं। इधर देखिए, यहां लिखेंगे सीधे हम, चूंकि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज कितना है बाबू? डी ए बी में, डी ए बी में, समझ में आ रहा है? डी ए बी, डी ए बी में, इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में ओई जो है उस समानांतर है कितना के बाबू? ए बी के। इसलिए थेल्स के परमीय से, थेल्स के परमीय से, तो थेल्स के परमीय से क्या होगा बताओ तो? डीई बटा में कौची? ई ए, डीई बटा में कौची? ई ए। अब बराबर में इधर बताओ कितना होगा? डीओ बटा बीओ, ऐसा ही ना होगा? डीओ बटा में कितना? बीओ। तो डीओ बटा में कितना? बीओ, राइट? डीओ बटा में बीओ। किसी को कोई दिक्कत है? इसको मान लीजिए भैया समीकरण नंबर कितना? 1,
राइट। ये बात थेल्स के प्रमेय से हो गया। अब आपको एक बात दिया हुआ है ऊपर, यहां देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है बाबू, लिखा है कि एओ बटा बीओ, एओ बटा में बीओ, अब बराबर में कितना है, सीओ बटा में कितना, डीओ। यह बात लिख दो बगल में जो दिया है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, आप इस सीओ को इधर लाइए और बीओ को उधर लेके जाइए, ठीक, लेके जाइएगा तो दोनों का आरएचएस बराबर हो जाएगा। क्योंकि हई बात हमने ये जो बात लिखा है थेल्स के प्रमेय से, रचना से, और ये जो बात लिखे हैं ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर समीकरण इसको 2 मानते हैं तो हमको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा काम कर दें, इस डीओ को यहां ला दें, एओ को यहां ला दें, जबकि वास्तव में यही चीज सिद्ध हुआ था। इस सवाल में देख सकते हो आप, सिद्ध क्या हुआ था, यही ना सिद्ध हुआ था, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा, ई लिखा, अब यही दे दिया है, तो आप इसको फिर मॉडिफाई करके इतना लाइए और इसी को देखिएगा तो आपको दिखेगा कुछ चीज। वही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप डीओ को यहां लाइए और एओ को नीचे लाइए। तो भैया यहां पे डीओ चला गया ऊपर, बोलो डीओ यहां का आया है, डीओ बटा बीओ है, तो डीओ बटा बीओ कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोच रहा होगा कि इसका आरएचएस, अभी हम घुमा देते हैं, हो जाएगा। देखो ना यहाँ डीओ यहां आया, एओ यहां आएगा, बट बाकी में जो बटा में बीओ है वो आराम से रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे सीओ आप बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, एओ। लो अब तुम लोगों के पास एगो पागलपन पड़ा हुआ है, सर इसका एलएचएस इसका आरएचएस के बराबर है, तो क्या दिक्कत है, तब भी हम 2 समीकरणों को लेकर हम उसका, अगर इसका एलएचएस इसका आरएचएस बराबर है तो इसका एलएचएस इसका आरएचएस बराबर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जब चाहे तब आप इसको ऐसे है कलम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आपको सेम सेम मिल जाएगा ना। सीओ बटा का मिलेगा एओ, सीओ बटा में एओ, और देखो तो यहाँ पे कल हम लिख दिए डीओ बटा में कौची बीओ। किसी को एतराज है, अब हम समीकरण 2 मानेंगे, लेकिन होशियार आदमी जो होगा वो क्यों समझ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है ये अगर x बराबर में y है और x बराबर में z है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, ऐसा ही नहीं सोचना है। अगर x बराबर y रहे और z बराबर में x रहे, इसका एलएचएस इसके आरएचएस के बराबर हो, तब वो इसका आरएचएस इसके एलएचएस के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब चाहे तब इसको z बराबर x तो x बराबर z कर देंगे, क्या बतिया फिर मिल जाएगा, फिर इसका एलएचएस बराबर हो जाएगा। तो उस भ्रम में क्यों जीना, समझ में आ रहा है। 2 समीकरणों में अगर दोनों का एलएचएस बराबर नहीं भी हुआ, पहला का एलएचएस बराबर हो दूसरा का आरएचएस के पहला का एलएचएस दूसरे के आरएचएस के बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बराबर है उसको हटाओ, जो बराबर नहीं उसको बराबर कर लो, खत्म। आ रहा है समझ में। तो मिथ्य को दिमाग में से निकाल दीजिए, ठीक ना। एक चीज ऐसा होगा तबे हम बराबर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था, और यहां समीकरण 2 ना मानकर आपके संतुष्टि के लिए हमने घुमा भी लिया। अब आपको दिख रहा होगा समीकरण डीओ बटा में कौची बीओ, और इसका डीओ बटा बीओ बराबर है, तो हम कहेंगे अब कितना से बाबू, समीकरण कितना से, 1 तथा 2 से, दोनों का क्या है बाबू बोलो तो बताओ तो, आरएचएस बराबर है, एलएचएस का हो जाएगा बराबर, यानी कि क्या होगा डी बटा में कितना ई ए, अब बराबर में क्या हो जाएगा इसका सीओ बटा में कितना ए। जरा इसको देखोगे कहां है, डी बटा में ई ए, रुको हाईलाइट करते हैं, डी अब बटा में क्या बाबू ई ए, राइट। सीओ बटा में एओ, कहां चले गए आप, इस त्रिभुज में चले आए ना। अब यह रेखा इन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने लगा ना, तो बताइए तीसरी भुजा का समानांतर होगा कि नहीं होगा, थेल्स के विलोम से। तो यहां लिख देंगे भैया थेल्स का, थेल्स के डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होता है, यही तो कहता है, खत्म। लिख देंगे इस बात को थेल्स के विलोम से हम खूब आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी बता दो, लिख सकते हैं कि OE जो है वो समानांतर है कितना के, DC के, OE समानांतर DC। अब जरा इधर देखो ध्यान से, थोड़ा मोड़ा बात काम करना है। आप ये बात जानते हो ना कि OE जो है वो समानांतर है कितना के, AB के। आप ये कहां से बात लिखे थे बाबू, रचना से। सोचिए इसी को हम आगे बढ़ा सकते थे, OE समानांतर DC, ठीक ना, OE समानांतर DC। आपने OE समानांतर AB रचना से लिया था, तो दोनों का एलएचएस, अगर आप OE जो है इसके समानांतर है रचना से,
और यह इसके समानांतर आ गया तो कहा दोनों समानांतर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। यह लाइन इसके समानांतर रचना से हमने माना और ये लाइन अपने आप उसको हल किया तो हमको मिल गया वही समानांतर डीसी। यहां दे वही समानांतर डीसी। जब ऐसा हुआ तो हम खूब आराम से कह सकते हैं इसको देखकर, इसलिए हम यहां नीचे लिख भी दिए हैं, इसके नीचे इस बात को लिख भी दिए हैं। क्या लिखे हैं? कि वही समानांतर ए बी है। तो कहेंगे इसलिए ए बी समानांतर होगा कितना के? डीसी के। यही बात प्रूव करना था, समानांतर होगा तो कह देंगे अतः कितना समानांतर है? तो कह देंगे अतः ए बी सी डी एक का है बाबू? समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्या है? चतुर्भुज है। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बाबू। अतः एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इस तरह से चैप्टर का होता है, फिनिश होता है। फिर अब अगले चैप्टर के लिए 3 गो परमीय आपको पढ़ाएंगे। 3 गो परमीय के बाद ही हम चैप्टर में चलेंगे, ठीक ना? 2 परमीय आप थेल्स का परमीय, थेल्स का विलोम जो पेपर पर लिखवाए थे उसमें तो मैंने लड़का बहुत ऐसा बच्चा है जो सुधरने वाला नहीं है। वो नहीं चाहता है कि हमारा में सुधार हो, ठीक ना? वो कुछ के कुछ लिख के बस वो घर पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया है, जो हमें नोट करके जो कॉपी में है उसको नोट कर लेना है। ऐसा भी किया है कुछ बच्चा कि उसमें फिगर ही छोड़ दिया है और उसको बाकी सब छाप दिया है। ऐसा भी करने वाला बच्चा है, हम उन लोग को बताते हैं नाम, ठीक ना? फिलहाल इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 परमीय हो चुका है, 2 गो परमीय। अगला चैप्टर में 3 गो परमीय मिलेगा। 2 3 5। उसके अगले चैप्टर में 1 गो, 5 1 6। ओकरा अगले चैप्टर में 2 गो, 6 2 8। 8 गो परमीय में से 1 गो परमीय गलती जोड़ रहेगा। 3 2 5, 3 2 5 1 6 और 2 8। 8 गो परमीय में से 1 गो परमीय जरूर तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा। ये फिक्स है, इसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं है, ठीक है? तो परमीय को उस तरह से ट्रीट करिए, उस तरह से इसके साथ आप कॉम्बिनेशन बैठाइए कि आपको लंबे समय तक की बात का रहे, याद रहे, बनाने आना चाहिए। थेल्स का परमीय पढ़े, विलोम पढ़े, उसका अनुप्रयोग पर इस चैप्टर खत्म किए। अगला चैप्टर का शुरुआत कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।